हेलो दोस्तों। आ, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पर उससे पहले मैं आपको पूरी डिटेल समझाना चाह रहा हूँ कि होता क्या है। तो जब भी एक एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है या रिटायर हो जाता है, तो उस केस में उसे क्या क्या पैसे मिलते हैं, उनकी पूरी डिस्कशन है। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब एक रिटायर होता है ना एम्प्लॉय, तो उसे क्या क्या पैसे मिलते हैं, और भी मिल सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये पैसे मिलते हैं। या तो उसके पीएफ में कोई पैसे जमा होगा, प्रोविडेंट फंड में, वो पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। कुछ पैसे ग्रेचुटी के मिलते हैं, तो वो भी पैसे मिलते हैं। तो मैं इसमें ये चेक करना चाह रहा हूँ कि टैक्सेबल कितना होगा, टैक्स कितना पे लगेगा, क्या जितना पैसा मिला पूरे पे मिलेगा कि नहीं, तो उसकी बात चल रही है। उसके बाद लीव क्रेडिट भी मिलता है। लीव क्रेडिट क्या होता है? तो एक तरीके का ऐसा है कि आप जब कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं ना, तो कुछ छुट्टियां आपको अलाउ होती है कि आप चाहो तो साल भर में या महीनों में कुछ छुट्टियां ले सकते हो। पर यदि आप उन छुट्टियों को नहीं लेते हो ना, तो वो आपके अकाउंट में बैलेंस होते जाती हैं। और बैलेंस होते जाती हैं तो उसका पैसा आप इन कैश करा सकते हो, यानी कैश में ले सकते हो। तो उसके लिए बताया गया कि लीव क्रेडिट का पैसा क्या होगा। तो लीव क्रेडिट का पैसा कैसे होगा, टैक्सेबिलिटी उसको अलग से चेक करेंगे। एक होता है VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। यानी कि अगर आप अपने आप इच्छा से रिटायरमेंट हो सकते हो, एक टाइम के बाद अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकते हो, तो उस टाइम पे भी बहुत सारा पैसा मिलता है, एक साथ पैसे मिलते हैं। उसके कंडीशन में क्या टैक्सेबिलिटी है, तो एक और टॉपिक मिलता है, VRS ले सकते हो। तीसरा टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक जो है रिट्रेंचमेंट बोला जाता है, रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है कि कई बार VRS का मतलब होता है अपने आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेना, अपने आप रिटायरमेंट ले लेना। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि कई बार ना, जिस कंपनी में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको अपनी मर्जी से वहां से निकालती है। हो सकते हैं कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो जब भी निकालती है ना, तो उस केसेस में भी एक साथ बहुत सारा पैसा मिलता है। इन सभी कंडीशन में आपको पैसे जब मिलते हैं ना, तो उसकी टैक्सेबिलिटी चेक कर रहे हैं हम लोग कि भाई टैक्सेबल कितना होगा। और फिर आप रिटायर हो गए तो पेंशन मिलना चालू हो गया। तो मैंने पेंशन को तो पहले से डिस्कस कर रखा है। इन सब चीजों के बारे में आपको और पैसे और चीजें समझनी है कि भाई ये पैसे अगर मिले तो इसकी कंडीशन में टैक्सेबिलिटी क्या है, क्या लॉ है, टैक्सेबल कितना होगा। तो मेन टॉपिक ये है कि भाई टैक्सेबल अमाउंट हमें चेक करना है। ठीक है। तो मैं एक ही टॉपिक को, इन सभी टॉपिक को एक वीडियो में नहीं बल्कि थोड़े 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 करके डालने की कोशिश करूंगा कि सभी वीडियो मैंने इन टॉपिक पे सभी पे वीडियो बनाऊं। फिलहाल मैंने आज जो टॉपिक उठाया है वो है ग्रेचुटी का। इंपॉर्टेंट है, पेपर बेसिस पे, एग्जामिनेशन बेसिस पे ग्रेचुटी का कैलकुलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी है। तो सबसे पहली बात, तो ग्रेचुटी होता क्या है? तो ग्रेचुटी एक समझ लो कि जो एम्प्लॉय है ना, उसको एक तरीके का एक एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। किसके? संस्था के द्वारा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो। तो इसके लिए क्या हुआ, एक एक्ट बनाया गया 1972 में, 1972 में ग्रेचुटी एक्ट बनाया गया। और उसमें रूल डिफाइन किया गया कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो मैं ये कोई ग्रेचुटी का एक्ट नहीं बता रहा, मैं तो सिर्फ उस पर टैक्सेबिलिटी बता रहा हूँ। फिलहाल उसका बेसिक रूल ये है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो और वहां पे एम्प्लॉय अगर 10 या उससे ज़्यादा है, तो वहां ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर आपने 5 या 5 साल से ज़्यादा काम किया, तो ऐसी कंडीशन में आपको ग्रेचुटी का पैसा मिलना है, या ग्रेचुटी का पैसा आपको मिलेगा। ठीक है। तो मैं ये लॉ को ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा, मैं उस पर टैक्सेबिलिटी निकालने की आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि भाई टैक्सेबल कैसे होगा, क्या अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो ग्रेचुटी का क्या लॉ है, उस पर ज़्यादा ना बात करके कि इस ग्रेचुटी जो पैसे आपको मिलेंगे उसको टैक्सेबल कैसे किया जाएगा, उस पर फोकस करते हैं। तो मैंने बोला कि सबसे पहली बात तो ग्रेचुटी को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। कौन कौन सा? ये पार्ट एक है कि अगर ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे अगर ग्रेचुटी मिली तो क्या कंडीशन होगी। और दूसरा, अगर आपको रिटायरमेंट नहीं बल्कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिली हुई, यानी कि ग्रेचुटी का पैसा 2 भाग में हमने डिवाइड किया। पहला, जब आपने जॉब कर रहे थे ना, जब हम जॉब कर रहे थे उसी टाइम पे ग्रेचुटी का पैसा मिल जाए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये कि जब ग्रेचुटी का पैसा जॉब के टाइम पे नहीं बल्कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हुए तब पैसे मिले। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, 2 कैटेगरी डिवाइड कर दिया।
कि क्या आपको पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे मिला है या ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट को खत्म करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। यदि आपको एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला ना, तो जितना पैसा मिला वो पूरा पूरा टैक्सेबल है। जो भी पैसा मिला, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो फिर से सुनो, मैंने बोला ग्रेचुइटी का क्या है, टैक्सेबिलिटी कैसे निकाली जाए। तो अगर ग्रेचुइटी का पैसा मिला, और मिला कब, तो मिला तब जब आप एम्प्लॉयमेंट में थे, यानी आप रिटायरमेंट नहीं थे। तो जब एम्प्लॉयमेंट में थे और आपको ग्रेचुइटी का पैसा मिला, उस कंडीशन में पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, अगर आप रिटायर होते हो और उस टाइम पे ग्रेचुइटी मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि अमाउंट ज्यादा मिलेगा तो उसमें कुछ ना एग्जम्पशन है, कुछ छूट है। छूट किस सेक्शन में दी गई, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में दी गई। उसमें बोला क्या गया कि दो तरीके के एम्प्लॉय होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या तो अदर, यानी अदर का मतलब प्राइवेट सेक्टर। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ऐसी कंडीशन में जितना भी उनको पैसा एक साथ मिलता है ना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो भी ग्रेचुइटी का पैसा रिटायरमेंट का मिला, उस कंडीशन में पूरा पैसा एग्जम्प्ट है। फिर से सुनो, यदि ग्रेचुइटी का पैसा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है तो चेक करना है कि क्या एम्प्लॉय वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर सेक्टर का एम्प्लॉय है। यदि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो ऐसी कंडीशन में जितना पैसा मिला पूरा पूरा एग्जम्प्ट है। लेकिन यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है बल्कि वो अदर एम्प्लॉय है, तो उस केसेस में दो कैटेगरी डिवाइड की गई, एक तो ए और दूसरा बी। ए कैटेगरी कौन सी है, क्या वो चेक करो वहां पे पोगा एप्लीकेबल है। पोगा का मतलब क्या होगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, क्या वहां पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल है, या पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, नॉट कवर। इन केस नॉट कवर तो इसका अलग लॉ है, इसको एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो सेकंड टॉपिक मैं बोल रहा था कि अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, और आपको पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल है और आपको ग्रेचुइटी का पैसा मिला, तो जितना मिला क्या वो पूरा टैक्सेबल होगा, तो नहीं। उस कंडीशन में कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट है, और वो एग्जम्प्ट कितना है, तो इन तीनों में विच एवर इज लोअर। इन तीनों का मतलब क्या, तो इसमें लिखा है सैलरी पर मंथ। सैलरी पर मंथ को मैंने डिफाइन किया कि क्या है, तो पहले तो पूरा लॉ समझते हैं। लिखा हुआ है 15/26, लॉ में लिखा है 15/26 इंटू सैलरी, फिर इंटू सैलरी में पर मंथ लिखा है। सैलरी का मीनिंग क्या है तो मैंने बाद में बताया। तो 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इसका मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो जितने साल आपने कंप्लीट किए ना, उतने साल का इंटू करना है किस पे, जो आपकी सैलरी मंथली है। मंथली कौन सी सैलरी, तो जिस मंथ में आप रिटायर हुए उससे पहले जो रिसेंट आपकी सैलरी चल रही है वो। सैलरी का मीनिंग क्या है मैंने अभी नहीं बताया कि सैलरी में क्या क्या आएगा। तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया, अभी मैंने सिर्फ इतना डिस्कस किया कि आपको अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल है उस ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो उस केसेस में फर्स्ट टॉपिक 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जितना आया। अच्छा, नंबर ऑफ कंप्लीशन सर्विस को राउंडिंग ऑफ अलाउड है। राउंडिंग ऑफ अलाउड है का मतलब क्या है, तो राउंडिंग ऑफ अलाउड है का मतलब सीधा सीधा ये है कि एग्जाम्पल के लिए यदि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं और मैंने वहां पे काम किए 35 साल, तो इसका मतलब मेरा कितना कंप्लीटेड ईयर माने जाएंगे, 35 साल। लेकिन अगर मैंने वहां पे 35 साल और 6 मंथ काम किए, तो उस कंडीशन में भी वो कितने साल माने जाएंगे, 35 साल ही माने जाएंगे आपने काम किए। लेकिन अगर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में 35 साल 35 ईयर और 7 मंथ काम किए ना, तो वो टोटल कितना मान लिया जाएगा, 36 ईयर। क्या राउंडिंग ऑफ अलाउड है, हाँ राउंडिंग ऑफ अलाउड है।
यानी कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस का मतलब क्या है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन का सर्विस का मतलब ये है कि जितने साल आपने उसमें टोटल कंप्लीट सर्विस दिया है। इन केस आपने 35 साल दिए तो 35 साल, यदि आपने 35 साल और 6 महीने दिए, ये तो मैंने 35 एग्जाम्पल से लेना है, 35 जो एग्जाम्पल है, कोई सा भी ईयर हो सकता है, जितने साल भी आपने किया। अगर 6 मंथ किया तो 6 मंथ तक भी तो क्या 35 भी माना जाएगा, लेकिन 6 मंथ से जैसे ही ऊपर हो जाएगा तो पूरा ईयर कंप्लीट किया जाएगा, उसे पूरे ईयर की तरह काउंट किया जाएगा। राउंडिंग ऑफ का मतलब सीधा सीधा ऐसा है कि अगर कोई मैं टॉपिक लेता हूं और कोई कैलकुलेशन करते हैं तो 8.5 है, 10.5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है या तो 10 माने या तो 11, लेकिन इन केस 10.6 है तो उस केसेस में हम क्या लेते हैं, उसे 11 ही लेते हैं। वैसे ही राउंडिंग ऑफ यहाँ पे इन केस 6 मंथ तक, तो 6 मंथ जो होता है साल का बीच हो गया ना, 12 महीने का अगर महीना पूरा साल है तो साल का बीच कितना, 6 महीना, तो 6 महीने तक को हम 35 साल यानी 35 ईयर्स मानेंगे। लेकिन 35 से अगर एक महीना भी ज्यादा हुआ तो उस केसेस में पूरा उसे क्या मान लिया जाएगा, साल में मान लिया जाएगा, यानी 36 मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है राउंडिंग ऑफ का। तो फिर से एक टॉपिक पढ़ते हैं, क्या अलाउड है। तो पहला टॉपिक ये लिखा है कि जितनी आपकी पर मंथ सैलरी है ना, उस सैलरी में आप 15/26 कर लो और जितना आया उसमें इंटू कर दो, किस चीज का, तो नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जितने साल आपने कंप्लीट किए। कंप्लीट में राउंडिंग ऑफ अलाउड है, यानी राउंड ऑफ किया जाएगा। सेकंड, जितना पैसा आपको ग्रेचुटी का रिसीव्ड हुआ है, कुछ ना कुछ तो रिसीव्ड हुआ होगा। और थर्ड जो है मैक्सिमम जो है 20 लाख का अमाउंट, यानी 3 टॉपिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये 2 टॉपिक तो मैं बोलूं कैलकुलेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो तो आपको लिखा ही होगा, ठीक है। दूसरा अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपए हर कंडीशन में, तो कैलकुलेशन सिर्फ एक याद रखनी है, और वो क्या है, पर मंथ ऑफ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस इंटू 15/26। ये लॉ में लिखा हुआ। 15/26 का अगर लॉजिक बोलूं तो लॉजिक यही हो सकता है कि मंथली में ये लोग ना 50% देना चाहते थे, कि हर महीने की 50% सैलरी देना चाहते थे। तो 50% अगर सैलरी देना चाहते थे तो अगर ऑन एन एवरेज पर मंथ की बात करें तो 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन अगर होते हैं तो 30 यानी कि 15/30 आधा हो जाता। लेकिन इन्होंने फिर बोला कि नहीं, हफ्ते में एक संडे होता है तो संडे को छुट्टी मान लिया। इसका मतलब ये कि 30 में से 4, अगर इन्होंने ऑन एन एवरेज 4 वर्किंग डेज माने, संडे के हटा दिए, तो वर्किंग डेज कितने हुए, अगर ऑन एन एवरेज 4 संडे एक महीने में है, ऐसी कंडीशन में 30 दिनों में 4 संडे अगर घटा दे तो वर्किंग डेज कितने बचे, 26 दिन बचे। इसलिए इन्होंने 15/26 कर लिया, 15/26 किया तो क्या हुआ, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब बात करते हैं कि सैलरी का मीनिंग क्या है। तो यहां सैलरी का मीनिंग तो ये है कि बेसिक सैलरी जो आपकी पर मंथ आ रही है प्लस डीए का मतलब यहां पे होता है डियरनेस अलाउंस, हिंदी में इसे महंगाई भत्ता बोला जाता है। डीए 2 तरीके से होता है, एक तो इन टर्म्स बोला जाता है और दूसरा नॉट इन टर्म्स बोला जाता है। इन टर्म्स का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे, रिटायरमेंट के टाइम पे भी आपको अगर वो डीए मिलता है या रिटायरमेंट बेनिफिट्स की तरह माना जाएगा या रिटायरमेंट के बेनिफिट की कैलकुलेशन में भी वो शामिल होगा, उसे बोला जाता है इन टर्म्स। दूसरा नॉट इन टर्म्स का मतलब क्या होता है कि जो रिटायरमेंट के टाइम पे कैलकुलेशन में नहीं आएगा या रिटायरमेंट के टाइम पे नहीं मिलेगा, उसे क्या बोला जाता है, नॉट इन टर्म्स। तो इसका मतलब ये कि डीए 2 तरीके से होते हैं, एक तो इन टर्म्स और दूसरा नॉट इन टर्म्स। तो इस केसेस में तो ऐसा कुछ याद ही नहीं रखना कि डीए कितने टाइप का, चाहे इन टर्म्स हो चाहे नॉट इन टर्म्स हो, छोड़ दो, जो भी डीए है टोटल आएगा। इसका मतलब जब सैलरी की कैलकुलेशन बोलेंगे तो सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं है, सैलरी का मतलब जो आपको बेसिक सैलरी मिलता है वो प्लस जो डीए मिलता है, उन दोनों को जोड़ के जितना आया वो कहलाता है सैलरी। तो सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो डीए का मतलब क्या, तो डीए का मतलब इन टर्म्स वाला कि नॉट इन टर्म्स, दोनों, ठीक है। तब तो इजी है। फिर इसका मतलब अब फिर से डिफाइड करते हैं कि भाई कितना। तो मैंने एक टॉपिक उठाया है जिनमें पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है, तो 3 टॉपिक में से जो कम होगा वही एग्जम्पशन है। कौन सा, फर्स्ट 2 टॉपिक तो इजी है। फर्स्ट टॉपिक जितना अमाउंट, मान लो कि फर्स्ट टॉपिक जितना अमाउंट रिसीव्ड वो
सेकंड टॉपिक, तो सेकंड टॉपिक जितना आपका मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख। थर्ड टॉपिक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा, तो जितना आपकी मंथली सैलरी है उसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के इनटू क्या करना है 15/26 और इनटू क्या करना है नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, उसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन तीनों में से जो कम आएगा ना उतने का क्या है आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, उस क्वेश्चन को करने के बाद हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्या है। तो मैं इसको सबको मिटा रहा हूं और एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें। लिखा हुआ है मिस्टर ए retire from a company, ठीक है, on 14th of Jan, ठीक है 21 लिख देता हूं। after serving 16 years at the time of retirement, his basic salary 88,000 पर मंथ, ठीक है, एंड डियरनेस अलाउंसेस जो है वो 16,000 पर मंथ है, ठीक है। ऑन द रिटायरमेंट he received 12 लाख, सिर्फ 12 लाख रुपए मिले एज ए ग्रेजुटी, ठीक है। he is covered अंडर पोगा एक्ट। पोगा का मतलब क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। कंप्यूट करना है, कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, ठीक है। तो मैं इसको लिखना चालू करता हूं, क्योंकि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये लिखना पड़ेगा कि टैक्सेबल अमाउंट में सबसे पहले तो लिखो कि अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ। तो मैंने लिखा ग्रेजुटी रिसीव्ड कितना हुआ, ग्रेजुटी रिसीव्ड, तो ग्रेजुटी रिसीव्ड कितनी हुई है इसको 12 लाख रुपए का। दूसरा, क्या इसमें लेस करना पड़ेगा, हाँ तो लेस करना पड़ेगा क्या, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 का। तो मैं इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाता हूं और वर्किंग नोट में नीचे लिखता हूं विच एवर इज लोअर का एग्जम्पशन मिलेगा, किसका, तो 15/26
26 इंटू सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ये तो लिखा ही है मैंने, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना, फिर से लिखने की जरूरत क्या है, यही लिखते हैं। तो बताओ इसमें क्या इनटू कितने करेंगे, सैलरी से। सैलरी का मीनिंग क्या है, तो सैलरी का मीनिंग लिखा है बेसिक सैलरी पर मंथ, और डीए कितना है जो भी है। तो बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे सैलरी अपना लिखूं, तो बताओ बेसिक सैलरी मेरा कितना है, बेसिक सैलरी मेरा कितना है, यहाँ नहीं लिखता मैं, यहीं पे लिखता हूँ। तो बेसिक सैलरी मेरा कितना है 88,000 है, एंड डीए मेरा कितना है, तो वो है 16,000। टोटल मिला के कितना हो रहा है 88,000 प्लस 16,000 इक्वल्स टू 1,04,000 रुपए। तो एक महीने की सैलरी जितनी भी है 1,04,000 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो उन्होंने तो बताया था, इसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने बताया था कि हमने 16 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 16 ईयर की सर्विस कंप्लीट करने के बाद 14 जनवरी को वो रिटायर हो गया था, 14 जनवरी 2016 को रिटायर हुआ था। अब अगर इसमें मंथ का एक्चुअल में निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे कि कितने महीने उसका इस साल सर्विस किया है, कंप्लीशन के बाद भी और कितने महीने आ रहे हैं। नहीं तो हम इसमें मंथ भी चेक करते हैं कि कितने महीने हो रहा है, राउंडिंग ऑफ कर सकते थे। अगर इसमें क्वेश्चन में हमें लिखा होता कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरिंग, तो हम चेक कर पाते कि टोटल कंप्लीशन ईयर प्लस मंथ भी कितने हैं, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया नहीं है। तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाता है हमारे लिए, सिर्फ हमें नंबर ऑफ कंप्लीशन ईयर पता है। तो हमें नंबर ऑफ कंप्लीशन ईयर ही तो चाहिए, 35 साल जैसे होता तो 35 साल। राउंडिंग ऑफ तब किया जाएगा जब मंथ की डिटेल भी हो, है नहीं। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे कितना इंटू कर लेते हैं 16 से, तो जो भी आएगा वो लिखेंगे। सेकेंड अमाउंट क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड। तो बताओ अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ, तो अमाउंट तो हमें रिसीव्ड पता है, इक्वल्स टू कितना 12 लाख रुपए। और थर्ड टॉपिक क्या है, तो थर्ड ये है कि मैक्स लिमिट कितनी है। तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो कितनी की है 20 लाख रुपए। इसका मतलब सिर्फ ऊपर वाला टोटल करना बचा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,04,000 इंटू कितना, इंटू 15/26 इंटू 16, तो ये आया 9,60,000, 9,60,000। तो क्या मुझे, मैंने जो है 9,60,000, इन तीनों में से विच एवर इज लोअर की बात करें तो क्या 9,60,000 का एग्जाम्शन मिलेगा। हाँ, मैं यहाँ पे से हटा दे रहा हूँ उसको। इसका मतलब जो एग्जाम्शन मिलेगा मुझे वो कितने का मिलेगा 9,60,000 का। तो 9,60,000 में से अगर माइनस कर दें तो 2,40,000 ये जो आएगा, ये आएगा टैक्सेबल अमाउंट। ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक पे मैंने डिस्कशन कंप्लीट कर ली अपनी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा, और आपको अगर ये समझ में आया तो आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी से रिलीज़ करूँगा, तो फर्स्ट पार्ट को आप ढंग से देखें। जो भी डाउट हो उस पर मुझे आप मैसेज करके ज़रूर बताएं, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।